एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे विमाशो में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी नई टी शर्ट चेकआउट की क्या? अब तो हम पोलो टी शर्ट भी लेकर आ चुके हैं और ये उसका पहला डिजाइन है। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है हमें व्हाट्सएप करिए और जानिए कि ये टी शर्ट आपको कब मिल पाएगी और इसकी प्री बुकिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। और भी डिजाइन हम लेकर आ रहे हैं, सारी चीज आपको व्हाट्सएप पे पता चलेगी। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही। पाकिस्तानी जितने डफर हैं उनका न्यूज चैनल उनसे ज्यादा डफर है। और शमा टीवी की बात कर लेते हैं। शमा टीवी के द्वारा 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल डाला गया जिसमें कि हमारे आकाश मिसाइल को बेकार बताया गया है। जाहिर सी बात है, वो तो बेकार बताएंगे। उनके अनपढ़ होने का और ज्यादा पुख्ता सबूत उन्होंने तब दिया जब उन्होंने कहा कि ये सिस्टम तो अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, इस सिस्टम में बहुत से फ्लॉ है और इसको किस तरह से एक्सपोर्ट भारत करेगा, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उनकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि 2007 से ही इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सबसे पहले इसको इंडक्ट किया गया था। और वो किस दुनिया में रह रहे हैं कि भाई इसमें फ्लॉज हैं और इसको इंडक्ट नहीं किया जा सकता, इसको इस्तेमाल नहीं किया था। इवन इसका एक्सपोर्ट भी हो चुका है और इसके एक्सपोर्ट को भी डिलीवर किया जा रहा है। तो शमा टीवी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें तो हमें है नहीं, पर फिर भी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल क्या रायता अपने जनता को दे रहे हैं, क्या रायता फैला रहे हैं, क्या चूरन अपनी जनता को दे रहे हैं। आकाश मिसाइल की बात ही चली है तो अपने एक और ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर लेते हैं। इसके एक्सटेंडेड रेंज वाले वेरिएंट की बात कर लेते हैं। 450 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये जो मिसाइल है ये बिल्कुल इंडक्शन के लिए तैयार हो चुकी है। इसका जो टेस्ट फायर है वो फिर से किया गया। हालांकि कई बार इसका टेस्ट फायर किया जा रहा है और ये एक्सटेंडेड रेंज वाली ही मिसाइल है जिसका कि टेस्ट फायर किया जा रहा है। इस बार बे ऑफ बंगाल में इसका फायर किया गया और ये फायर तब आया जब इंडियन ओशन में चाइनीज 3 वॉरशिप घूम रही हैं और एक सबमरीन घूम रही है। कुछ दिनों पहले भारत ने बताया था कि हमें अपने सैटेलाइट से पता चल गया है कि ये चीजें हो रही हैं और इस प्रकार के फायर आने का ये सीधा सीधा बताता है कि तुम अपनी सबमरीन घुमाओ, तुम अपनी वॉरशिप घुमाओ, हम एक मिसाइल मारेंगे और सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो मिसाइल है 450 किलोमीटर वाली, ये अभी तक इंडक्ट नहीं हुई है। इसके इंडक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है। इतनी बार टेस्ट फायर कर दिया गया है, अब भारतीय नेवी के द्वारा भी कर दिया गया है और जल्द ही इसका इंडक्शन कर लिया जाएगा। साथ ही हम लोग एक नए ड्रोन की बात कर लेते हैं जिसको रूस्टर ड्रोन कहा गया है। और ये ड्रोन, इसमें पहिए टाइप के लगी हुई हैं और इस पहिए के माध्यम से ये जमीन पर चल भी सकता है, एक रोबोट की तरह वीडियो भी निकाल सकता है। साथ ही साथ इन पहियों के माध्यम से ही ये टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। ये क्वाडकॉप्टर की तरह का ही ड्रोन है, पर ये क्वाडकॉप्टर से थोड़ा उन्नत कर दिया गया है जिसमें कि इसको ग्राउंड में चलने में यानी कि लैंड पर चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और इसको आकाश में उड़कर फोटो लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह भारतीय कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम ब्रांड सर्विसेज है। इंडियन आर्मी और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि गांधीनगर में है, इन तीनों के कोलैबोरेशन के द्वारा ये ड्रोन निकलकर सामने आया है। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के रूस्टर ड्रोन बनाए गए हैं। इससे अलग डिफरेंट डिजाइन के भी कई ड्रोन हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में, पर भारत के द्वारा, भारतीय कंपनी के द्वारा ये पहली बार बनाया गया है और इसको जल्द ही अब भारत को समर्पित भी कर दिया जाएगा, भारत को इंडक्ट भी कर दिया जाएगा। असल में जो नॉर्दर्न कमांड को दिया जाएगा, सुपुर्द किया जाएगा, इंडक्ट किया जाएगा नॉर्दर्न कमांड के अंदर और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में ही एक सम्मेलन होने वाला है, एक प्रोग्राम होने वाला है, उसी के दौरान इसको सुपुर्द किया जाएगा नॉर्दर्न कमांड के। इसका मतलब यह है कि चीन और पाकिस्तान पर अब हमारा ये ड्रोन नजर बनाए रखेगा। ड्रोन की बात ही चली है तो नैनो ड्रोन्स की बात कर लेते हैं। हमारी स्पेशल फोर्सेस के द्वारा 800 से ज्यादा नैनो ड्रोन्स का ऑर्डर दिया जा रहा है और ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत किया जा रहा है और इसका ट्रायल अब होने ही वाला है और इसका ट्रायल होते ही इसको भी इंडक्ट किया जाने लगेगा। अभी हम लोग जो यूक्रेन रशिया वॉर देख रहे हैं या अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध देखते हैं, इन सभी में ड्रोन की जो जरूरत है और ड्रोन की उपयोगिता है वो बहुत ज्यादा निकल कर आई है। इसीलिए भारत अब टोटली बहुत तेजी से ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पे शिफ्ट हो रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम तो हम लोग घर के अंदर ही बना चुके हैं, ड्रोन भी कई मात्रा में हम लोग घर के अंदर ही बना रहे हैं और उसी में से एक ड्रोन है ये नैनो ड्रोन और इसको अब जल्द ही इंडक्ट कर लिया जाएगा। इसका ट्रायल स्टार्ट कर दिया जा रहा है। इसके माध्यम से छोटे छोटे जगहों पर ये नैनो ड्रोन घूम के, घुस के, बिना दुश्मन की नजर में आए फोटोज और ऑपरेशन की डिटेल ले सकता है, जिससे कि हमारे स्पेशल फोर्सेस को आगे क्या मिल सकता है, क्या सरप्राइज मिल सकता है, ये सारी चीजें इसके द्वारा पता कर ली जाती है। क्योंकि ये नैनो ड्रोन है इसलिए इस पर निशाना लगाना या इसका पता लगाना या इसका विजिबल होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बात कर लेते हैं कावेरी पे बेस्ड ही अब छोटे छोटे इंजन्स भी बनाए जाएंगे, जेट इंजन्स भी बनाए जाएंगे और इसके लिए भारत प्राइवेट कंपनियों को देख रहा है। असल में 2 वेरिएंट में छोटे इंजन्स बनाए जाने हैं जिसमें कि 40
किलोग्राम फोर्स और 80 किलोग्राम फोर्स के 2 वेरिएंट सोचे गए हैं और इनके लिए प्राइवेट कंपनियों को कहा जा रहा है कि ये छोटे जो इंजन है, जेट इंजन है, उनको बनाओ। इनका उपयोग किया जाएगा लॉटरिंग म्यूनिशन में। लॉटरिंग म्यूनिशन में कई प्रकार के इंजन लग सकते हैं, पर अगर उसकी गति तेज चाहिए, लंबी दूरी तक चाहिए, छोटा में वो लॉटरिंग म्यूनिशन हो जाना चाहिए और उसकी पेलोड क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसमें जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाना सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। इसलिए जेट पावर्ड लॉटरिंग म्यूनिशन बनाने के लिए भारत कमर कस रहा है और उसके लिए जो प्राइमरी चीज़ हमें आवश्यक है वो जेट इंजन की है और उसको प्राइवेट कंपनियों से कहा जा रहा है कि जल्द से बनाओ उसको। हम जानते हैं कि हमारे जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल में भी ये जो कावेरी पे बेस ही अलग इंजन होने वाला है, जो कि मानिक इंजन कहा जाता है, वो भी बन रहा है और बन चुका ही है, जो कि लगभग 450 किलोग्राम फोर्स जनरेट करता है। और आप सोच सकते हैं कि उससे कितना छोटा ये जो इंजन है वो बनवाया जा रहा है या उसके लिए बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े इंजन हम लोग देखेंगे भविष्य में भारत के अंदर बनेंगे और जेट पावर्ड बनेंगे। टेड-बीएफ जो कि हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहे MiG-29 नेवल वेरिएंट को रिप्लेस करने वाला एक एयरक्राफ्ट भविष्य का होने वाला है। हम जानते हैं कि राफेल एम को तो हम खरीद ही रहे हैं, पर जो MiG-29 हमारे अब रिप्लेस किए जाएंगे, रिटायर किए जाएंगे INS विक्रमादित्य में जो अभी तैनात हैं, उनकी जगह टेड-बीएफ को ही लाया जाएगा, जो कि डेक पे ऑपरेट होने वाला भारत का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि फोल्डेबल विंग के साथ भी आएगा। तो उसके लिए समय अवधि अब बता दी गई है और एक तरह से कह रहे हैं कि अब जाहिर हो रही है और इस प्रोजेक्ट में इंडियन नेवी इंटरेस्ट ले रही है, ये चीज भी पता चल रहा है। इंडियन नेवी चीफ के द्वारा एक पुराने हमारे मैरीटाइम सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस वाले एयरक्राफ्ट को डीकमीशन करते समय ये कहा गया कि टेड-बीएफ 4 साल के अंदर उसका प्रोटोटाइप हम लोग देख सकते हैं। अगर 4 साल के अंदर इसका प्रोटोटाइप हम लोग देख रहे हैं तो हो सकता है कि 6 साल के अंदर ये इंडक्शन के काबिल भी बन जाए, पर 6 साल भी बहुत ज्यादा है, 2030 लग जाएगा। 2030 तक हो सकता है कि INS विक्रमादित्य को भी रिप्लेस हमें करना पड़े। हालांकि तब तक नहीं किया जाएगा और मुझे लगता है कि 10 साल का 15 साल का समय अभी और लगेगा जब तक कि हम एक नया INS विक्रांत का ही कैटेगरी का ही या उसी क्लास का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ना बना ले। पर चलो कोई बात नहीं, डेक पे बेस्ड भारत का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जब बन जाएगा तो उससे फिर हम प्रगति और ज्यादा कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार का एक डिस्ट्रिक्ट है या प्रोविंस आप कह सकते हैं, जो कि बॉर्डर पे लगने वाला होता है और इसको सांग प्रोविंस कहा जाता है। यहाँ के कुछ 4 टाउन्स को या 4 कस्बों को यहाँ के एथनिक जो लड़ाके हैं उनके द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। इसको कैप्चर करने से म्यांमार को क्या नुकसान है? असल में चीन के साथ जो उनका व्यापार होता है उसका बहुत बड़ा भाग इसी सीमा के या इसी जगह से होता है और यहाँ की जो बॉर्डर पोस्ट है उसको भी कब्जा कर लिया गया है। ये वही एथनिक ग्रुप्स है या वही लड़ाके हैं जो कि अभी जुंटा राज के खिलाफ एकजुट होके लड़ रहे हैं और डेमोक्रेसी को लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कैप्चरिंग से तमाम तरह के नुकसान म्यांमार को तो हो ही रहे हैं, पर चीन को भी एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहीं से जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो कि म्यांमार होते हुए जाएगा वो जा रहा है। अब अगर ये कैप्चरिंग हो जाती है तो चीन से ये जो इनिशिएटिव है वो नहीं हो पाएगा, ये जो रोड है वो नहीं जा पाएगी। हो सकता है चीन को इनके साथ माड़वाली करनी पड़े और कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़े। देखते हैं कि ये कहाँ तक बढ़ता है। अब जो ये कैप्चरिंग हुई है और मुझे नहीं लगता कि म्यांमार की इतनी कैपेबिलिटी है कि इस कैप्चरिंग को वो फिर वापस ले पाए और इन्हीं सब में म्यांमार का जुंटा राज उलझा हुआ है। म्यांमार की तरफ से जो लड़ाके, जो टेररिस्ट भारत के मणिपुर के अंदर आए वो भी चीन के द्वारा भेजे गए थे और अब चीन को ही उन्हीं की भाषा में रिप्लाई मिल रहा है। ये कौन कर रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।